क्लास 10th में आप एक बात गांठ बांध लो, अगर आपने इस साल कुछ सीरियस एफर्ट्स नहीं किए तो फरवरी में बोर्ड्स आपको सीरियसली ले लेंगे। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर आपने अपनी स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग कर ली तो बोर्ड्स में 90+ लेकर आना मुश्किल नहीं है। हेलो कल्याणाइट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th में हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी है और क्लास 10th को हमें स्टार्ट कैसे करना है एक बड़े ही सिंपल और स्ट्रेस फ्री वे में। तो क्लास 10th में हमें स्टार्ट कैसे करना है, इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th इज़ नॉट लाइक क्लास 9th। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चों, क्लास 10th में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। और क्योंकि प्रेशर और कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसीलिए आप बच्चों के से एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। क्लास 10th में रैंडम स्टडी से काम नहीं चलेगा। रैंडम स्टडी की मतलब कि आज पढ़ लिए 3-4 घंटे, कल बिल्कुल पढ़े ही नहीं, परसों पढ़ लिए, फिर 2 दिन बाद कुछ अता पता नहीं, तो इसको रैंडम स्टडी कहते हैं। तो क्लास 10th में रैंडम स्टडी से काम नहीं चलेगा, आपको सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजिकली स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्लास 10th में 90% लेकर आने के लिए, 90% से ज़्यादा लाने के लिए हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा नहीं है, पर 4 स्ट्रेटजीज़ हैं, पर ये भी अगर आपने आज से ही फॉलो कर ली तो 90+ की गारंटी मैं आपको देता हूँ आपके बोर्ड्स में। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहली स्ट्रेटजी वो होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। किसकी? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्लास 9th में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपने सीखे होंगे। बच्चे क्लास 8 तक रट्टा मारते हैं, ठीक है, रोड लर्निंग होती है। क्लास 9th में भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो रोड लर्निंग के ही मेथड पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीख जाते हैं। पर क्लास 10th में आप सभी को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये गारंटी आपको देते हैं हम। रट्टा मारोगे तो पास हो जाओगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे बता देंगे हम आपको जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके रट्टे मार लेना, आप पास हो जाओगे। लेकिन रोड लर्निंग से या रट्टा मारने से आप सिर्फ पास होगे, ठीक है। अगर आपको 90+ या 95+ अगर आप एम कर रहे हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पहले दिन से क्लियर रखने हैं। क्लियर हो गई बात? जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में नहीं समझ में आ रहा, आप अपने टीचर को वहीं पर रोकिए कि सर या मैम, मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को एक बार दोबारा समझाइए, ठीक है। तो पहली जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की होती है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स और साइंस। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्यों और कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी आई होप आपको क्लियर होगी, या पहली स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दूसरी की बात करते हैं हम। दूसरा रूल होता है एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी का क्या रूल होता है भाई? एनसीईआरटी हमेशा आपको फॉलो करनी है, ठीक है। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट दैट एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल द बुक्स। क्लियर हो गई बात? आप और बुक्स कर रहे हैं, रेफरेंस बुक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बाद की हैं। हाँ, रेफरेंस बुक भी करनी ज़रूरी होती है, पर उससे पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं और आपने रेफरेंस बुक करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये गलत वो है, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। फिर आपको पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी है, उसके बाद रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी है। कौन सी रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी एनसीईआरटी पे ही बात करते हैं। तो एनसीईआरटी की अगर आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली, आपको एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल किया है, आपने एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया है, तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से आगे हो, आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। क्लियर हो गई बात? तो दूसरी स्ट्रेटेजी है, आपको एनसीईआरटी ज़रूर करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी स्ट्रेटेजी जो होती है वो होता है आपका डेली स्टडी रूटीन सिस्टम। डेली स्टडी रूटीन
देखो बच्चों, ये बात आपको भी पता है और ये बात हम टीचर्स को भी पता होती है कि क्लास 9 तक आपने बड़ी ही रैंडम स्टडी करी है, ठीक है। और क्लास 10th में भी अगर आप वही अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम कोई आपका माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते, बस हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो क्लास 10th में आपको कुछ डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए डेली स्टडी रूटीन में। अपने आप को आप रैंडम स्टडी की बजाय सिस्टमेटिकली स्टडी करिए, ठीक है। सिस्टमेटिकली अगर आप स्टडी करेंगे तो आपकी एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी तो आप रेगुलर रहोगे तो एक डिसिप्लिन बनेगा तो आपके ये बोर्ड्स में ही आपको हेल्प करेगा। सिस्टमेटिकली स्टडी में आपको कम से कम रोज 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी को देने ही देने हैं, 3 to 4 आवर्स एवरी डे। इसमें भी आपको किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स कब कवर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपको मैथ्स डेली करनी है, ठीक है। मैथ्स आपको डेली करनी है, रोज मैथ्स को आपको 1 घंटा ज़रूर देना है। ठीक उसी तरीके से आपको साइंस आप अल्टरनेटिव डेज पे कर सकते हैं अपनी। और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट यानी कि आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट आ जाएंगे और आपके सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट आ जाएंगे, वो आप रोटेशन में चला सकते हो। अदर सब्जेक्ट्स रोटेशन। सपोज करो जैसे मंडे है, आज मंडे में आपने मैथ्स करा, फिर आपने साइंस करी और फिर आपने अपनी सोशल स्टडीज़ कर ली, तो ट्यूसडे में आप मैथ्स को ज़रूर करना है एवरीडे। उसके बाद आप आपकी एक लैंग्वेज आ जाएगी इंग्लिश, दूसरी हिंदी, या आपके उधर जो भी आप लैंग्वेज परस्यू कर रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आप परस्यू कर रहे हैं। फिर वेंसडे आया, वेंसडे में आपका सेम मंडे वाला हो जाएगा। फिर थर्सडे में आपका ट्यूसडे वाला, एंड इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अगर आपके और अदर सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको उसी तरीके से रोटेशन में चला सकते हो। क्लियर हो गई बात? ये जस्ट मैंने आपको एक सैंपल दिया, आप अपना इसी तरीके से एक डेली रूटीन सिस्टम बना सकते हो। अब डेली रूटीन में ये याद जरूर रखना बच्चों, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अपना बनाया और उस दिन आपने फॉलो किया, दूसरे दिन आप भूल गए, ठीक है, ये गलत चीज़ है। क्लास 10th में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, डे 1 से लेकर बोर्ड्स तक। तब आप बोर्ड्स के टाइम पे बड़े ही स्ट्रेस फ्री मैनर में रहोगे, कॉन्फिडेंस होगे, आपको पता होगा कब कहाँ कैसे चीज़ करनी है, कितना आंसर लिखना है, ठीक है। तो 3 स्ट्रेटजीज आपको क्लियर होंगी। 4th स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ मैं। 4th और लास्ट स्ट्रेटजी जो होती है प्रैक्टिस एंड राइटिंग की। देखो बच्चों, क्लास 10th में आप आ गए हो तो आपको तो ये पता है कि मैथ्स जो है सिर्फ देखने से तो होगा नहीं। आपने सॉल्यूशंस देख लिए वीडियो में, आपको समझ में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपको समझ में आ गए तो आपसे पेपर के टाइम पे हो जाएंगे। क्या इसकी गारंटी नहीं देते हम? हाँ, अगर आपने सॉल्यूशंस देखे हैं, आपने अपने रजिस्टर में अटैम्प्ट किए हैं, तो आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि भाई आप कुछ अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो मैथ्स में सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मिस्टेक्स करो, दोबारा ट्राई करो, यही तो तरीका है मैथ्स करने का। ठीक इसी तरीके से साइंस में, एसएसटी में, या आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उसमें भी आप आंसर जो हैं रिटन प्रैक्टिस करिए आंसर की, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा एक बहुत ज़रूरी चीज़ का, जो 9th तक आप लाइटली ले लेते हैं पर 10th में वो बहुत मैटर करती है। वो बात है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैटर करती है बोर्ड के पेपर में, कि आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है वो एक बात है, आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक बात है। क्लियर हो गई बात? तो आई होप आपको ये चारों स्ट्रेटेजीज क्लियर होंगी। अगर आपको इन चारों स्ट्रेटेजीज को लेकर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन स्ट्रेटेजीज के बाद अब मैं बात करूंगा कॉमन मिस्टेक्स की, कि अक्सर बच्चे क्लास 10th में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते ही करते हैं जो हमें पता है कि भाई ये तो होनी है हर बच्चे से।
देखो बच्चों, आप पहली बार क्लास 10th में आए हो, हम तो गाइड कर ही जा रहे हैं बैचेस, एक बैच के बाद दूसरा बैच, दूसरे बैच के बाद तीसरा बैच, तो हमें पता है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होनी है बच्चों से, ठीक है। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, वो होती है लास्ट मोमेंट स्टडी। देखो बच्चों, जब आप एक लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हो तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो आप रोट लर्निंग करनी शुरू कर देते हो। अब रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना, कुछ टाइम तक याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे, कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उस तरीके से मार्क्स नहीं आते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, क्लास 9th में आप ये कर चुके हो, तो इसलिए आपको क्लास 10th में ये अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, बच्चे NCERT स्किप कर देते हैं, ठीक है। NCERT स्किप आपको नहीं करनी है, क्लियर हो गई बात। स्ट्रेटेजी में दूसरी स्ट्रेटेजी ही हमारी ये थी कि NCERT इज़ द एवरीथिंग, NCERT इज़ द मदर ऑफ ऑल द बुक्स। अगर आपने NCERT नहीं करी तो रेफरेंस बुक करने का कोई मतलब नहीं है, तो NCERT आपको स्किप नहीं करनी है। तीसरी चीज़ बच्चे अक्सर कर देते हैं, नोट्स जो आपको मिलते हैं, नोट्स के आप रट्टा मारते हो, ठीक है। नोट्स का अगर आप रट्टा मारोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे, तो आप पास हो जाओगे, पर आपके 90+, 70+, 80+ नंबर्स नहीं आएंगे। 35-40% आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे तो। क्लियर हो गई बात। तो रट्टा हमें नहीं मारना है। जो चौथी चीज़ होती है जो अक्सर बच्चे करते हैं, वो होते हैं डाउट्स इग्नोर करना, ठीक है। आपने मान लो ये स्टडी रूटीन अपना के रोज़ 3 से 4 घंटे इफेक्टिवली स्टडी करी, तो आपके डाउट्स आएंगे, जाहिर सी बात है। तो उन डाउट्स को आपको अपने टीचर से, मेंटर से, ट्यूटर से, इनसे पूछना होता है। अगर आप इनसे नहीं पूछोगे कि डाउट्स अपना इग्नोर कर दोगे, और मान लो वही क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड में उठ के आ गया तो, ठीक है, तो फिर वहाँ आपका नुकसान होगा। वहाँ नुकसान होने से अच्छा है कि आप क्लास में उसको समझ लो। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए आपको डाउट्स इग्नोर नहीं करने हैं। तो बच्चों, ये 4 मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो अक्सर क्लास 10th में बच्चे करते हैं। ये आपको पहले इसलिए बता दी गई हैं क्योंकि आप समझदार बच्चे हो, आपको ये 4 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और बच्चों, अगर आप ये 4 मिस्टेक्स अवॉइड कर लोगे तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से आप आगे हो। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटजीज और कॉमन मिस्टेक्स बताई, जो आपको कॉमन मिस्टेक्स आपको फॉलो नहीं करनी है, स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, और कंसिस्टेंसी के साथ, आज के साथ। क्लियर हो गई बात। क्लास 10th टफ नहीं होती है बच्चों, मेरी सिंपल बात है, ये याद रखना आप। क्लास 10th टफ नहीं होती है, लेकिन हाँ, केयरलेस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्लास 10th टफ बन जाती है, ठीक है। आप लोग केयरलेस नहीं हो, इसलिए आपको आज से, बल्कि अभी से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप अभी से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो फरवरी में बोर्ड्स के टाइम पे आप जो हो बड़े ही स्ट्रेस फ्री मैनर में रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। क्लियर हो गई बात। इस चैनल पर समय समय पर आपके लिए स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड वीडियोस समय समय पर आती रहेंगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।